एक ड्रामा बनाया जो टैगोर हॉल में प्ले हुआ, है ना। फिर इस तरह बुलंद खान एक ड्रामा था, फिर इस तरह दौरे ख्वाब कई जगह पे प्ले हो गया वो ड्रामा। फिर उसका इजहार करने के लिए सोचता है कि भाई अगर मैं अफसाने में लिखूंगा क्या पता कोई पढ़े या ना पढ़े। तो ड्रामा जिसको हम ड्रामा बोलेंगे वो हमेशा वन एक्ट प्ले होता है और वो हमेशा होता है स्टेज पे। जी मुझे पूछते हैं आपने ड्रामा कैसे लिखा, जिस तरह आपने इंटरव्यू किया इस तरह से वो भी लेते हैं। फिर उस पर वो रिसर्च करके ड्रामा लिखते हैं या मतलब रिसर्च करके मकाला लिखते हैं या मतलब शायरी वगैरह लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे सलमा और आप हमें देख रहे हैं रेडियो रूह कन्ना के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो एक बेहतरीन टीचर, आर्टिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अब्दुल रशीद लुन साहब की। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे पहाड़ी जुबान में ड्रामे की क्या अहमियत है। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया सलमा जी, मैं आपका बड़ा ममनून हूँ कि आपने मुझे बुलाया और ये जानकारी हासिल करने के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। सर, आम सनफ और पहाड़ी ड्रामे में क्या फ़र्क है? सलमा जी, आम सनफ में देखिए गज़ल भी आती है, नज़म आती है, मरसिया, कसीदा, उसके बाद इसमें नसर में अफसाना आता है या कहानीकार मतलब कहानी लिखना आता है या मकाला नगारी होती है। हर चीज़ की अपनी अपनी जगह अपनी अहमियत है। जिस तरह से कसीदा ज़िंदा इंसान के लिए उसके मतलब बहादुरी के कारनामे या उसने क्या लिखा है, कैसे किया है, किस तरह से किया है, तो शायद लोग उसको इजहार कर देते हैं अपने शेरों में जी। या मरसिया है तो मरसिया में मरने वाले की तारीफ़ वगैरह की जाती है, उसकी बहादुरी के अफसाने होते हैं, मतलब बातें होती हैं। स्टोरी राइटिंग जो है ये एक फैक्ट चीज़ होती है, मतलब इसमें सदाकत नहीं होती है। कहानीकार जो होता है ये कहानी बना लेता है है ना, वो भी इसका अपना एक फ़न है। मकाला नगार जो है वो रिसर्चर होता है, यानी वो जब तक पूरी मतलब खोज करके किसी चीज़ को ना निकालेगा तब तक उसका मकाला कभी कंप्लीट हो नहीं सकता है। अफसाना जो है ये भी एक फैक्ट चीज़ है, किसी पर भी इंसान किसी को भी कोई बना सकता है, वो मतलब हकीकत नहीं होती है। लेकिन जहाँ तक ड्रामे का ताल्लुक है, ड्रामा इंसान की एक चलती फिरती ज़िंदगी है। जी हाँ, बज़ात खुद इंसान जो है ये भी एक हर इंसान एक किसी न किसी ड्रामे का किरदार है जी। इंसान की जिंदगी बचपन का किरदार कुछ और है, जवानी का कुछ और है, बुढ़ापे में फिर कुछ और आता है, फिर इस तरह लास्ट पे कुछ और होता है। ड्रामा नगार जो होता है ये हमेशा फैक्ट पे चलता है, सदाकत पे चलता है जी। उसकी आंखों के सामने एज रिसर्चर या एज तहकीक करने वाला जिस चीज़ को रखता है मतलब देखता है उसको अपने जहन में डाल देता है जी। फिर उसका इजहार करने के लिए सोचता है कि भाई अगर मैं अफसाने में लिखूंगा क्या पता कोई पढ़े या ना पढ़े, क्या पता मैं कहानी में लिखूंगा क्या पता कोई पढ़े या ना पढ़े, है ना। तो फिर वो एक ड्रामे की सूरत में वो लिख लेता है ताकि किसी वक्त भी कोई अदाकार, कोई ड्रामा आर्टिस्ट जब इस ड्रामे को देखेगा, क्योंकि हालात के मुताबिक वो लिखा हुआ होगा, जब ड्रामा स्टेज हो जाएगा तो समझ लो कि वो बुराइयां जो होंगी समाजी वो सामने स्टेज पे आ जाएंगी और लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी, लोगों में पता लग जाएगा इस काम से हमें फ़ायदा है, इस काम से नुकसान है। तो इसलिए हर सनफ से मैं अपने तौर पे वैसे तो ड्रामा राइटर ये कहूँगा कि ड्रामा एक ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल ज़ाहिर करके दिखा देती है इंसान के रोल को, समाज के रोल को, हुकूमत के रोल को, कोई अफसर राशि आता है उसके रोल को, है ना। अगरचे उसमें खुद बोलने की ताकत नहीं होती है लेकिन कलम के ज़रिए वो बुलवा लेता है। बिल्कुल, कलम में ताकत होती है। कलम में ताकत होती है और उसके ज़रिए वो बुलवा लेता है कि भाई मैंने क्या किया है ना। भले कि उसका नाम वो नहीं होगा, नाम कुछ और होगा
करेक्टर के नाम लेकिन इशारा उसी की तरफ होगा, वो खुद समझ लेगा कि मुझ में ये, मसलन कई ड्रामे मैंने ऐसे लिखे हैं जो जैज पर लिखे हैं जी। अब जैज लेने वाले का नाम मैंने नहीं लिखा होगा, बिल्कुल सर, है ना, या वो किरदार का नाम मैंने नहीं लिखा होगा जिन्होंने जैज तलब किया होगा लेकिन ड्रामाई अंदाज में हमने स्टेज पर उसको पेश किया होगा जी। कि जैज लेने के क्या क्या नुकसान थे। तो लेने वाले खुद बहुत समझ जाएंगे, क्योंकि अमली तौर पे जहेज लेने के क्या नुकसान है वो ड्रामा ही शो कर सकता है। बिल्कुल, ड्रामा एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम वो सच बता सकते हैं जो शायद हम खुल के किसी से नहीं कह सकते, लेकिन ड्रामे में कलम के ज़रिए लिख के वो सब लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, तो लिखा मतलब देखे ना, ड्रामा है ये स्टेज की चीज़ जी। अब ड्रामे की भी बहुत सारी किस्में हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, लेकिन ड्रामा है ही एक ऐसी चीज़ जो अगले को, मसलन जिस तरह फिल्म में है ना, सोशल इवल्स जो होते हैं, यानी समाजी बुराइयां जो होती हैं, लोगों में बुराइयां होती हैं, चोर कैसे होता है, डाकू की क्या सज़ा है, दूसरी क्या सज़ा है, इस तरह से ड्रामे में भी ये चीज़ें शो कर दी जाती हैं कि भाई इस चीज़ के करने से क्या नुकसान है, इस चीज़ के करने से क्या फ़ायदा है। हाँ, तो इसलिए बाकी सनफ़ों में और ड्रामे में ये बड़ा फ़र्क है। पहाड़ी ड्रामे की इब्तिदा किस तरह हुई सर, और आपसे पहले क्या किसी ने पहाड़ी ड्रामा लिखा था? इस बारे में मैं सलमा जी आपसे ये कहूँ कि मेरी नॉलेज में जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, जहाँ तक मैंने तहकीक की हुई है पहाड़ी किताबों की या मतलब बाकी चीज़ों की, तो जब से मैंने स्टार्ट किया ड्रामा लिखना, उससे पहले कोई ड्रामा राइटर नहीं था। मैं ये बसूख से कह सकता हूँ कि पहाड़ी राइटर्स में पूरे जम्मू कश्मीर में, वाए जम्मू कश्मीर उस पार का हो या इस पार का हो, पहाड़ी बोलने वाले लोगों में से सबसे पहला राइटर मैं हूँ जिसने ड्रामा लिखा है जी सर। जिसने ड्रामे को राइटिंग में लाया है। जी हाँ, राइटिंग में लाया। उसके अलावा मतलब उससे पहले छोटे छोटे नाटक जैसे होते थे जी। है ना, शादियों ब्याह शादियों में ऐसे मतलब उठ जाती थी और लड़के 2-3 इकट्ठे हो जाते थे, वो कुछ मजाकिया ड्रामा बना देते थे ऐसे, मतलब बातों में। लेकिन जब से ये मैंने राइटिंग शुरू की जी। उस वक़्त की वो मजबूरी थी जी। लेकिन बाद में मेरे लिए रास्ता खुल गया। उस वक़्त की मजबूरी ये थी कि गवर्नमेंट ने, उस वक़्त की गवर्नमेंट ने गुजर बकरवाल स्कॉलरशिप सैंक्शन किया जब, तो मैं चूँकि टीचर पेशे से ताल्लुक़ रखता था, तो जिस स्कूल में हम थे वहाँ गुजर बरादरी के लड़के ज़्यादा थे और पहाड़ी बरादरी के कम थे। तो गुजर बरादरी वालों को स्कॉलरशिप आ गया, गुजर बकरवाल स्कॉलरशिप सैंक्शन हो गया। जब पैसा आया तो हमारे इसके ZDU ऑफिस के लोग गए वहाँ बांटने के लिए, तो पहाड़ी लड़कों को पेंच हो गई ये बात कि भाई इनको मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है जी। अब हमने सोचा कि भाई हमने बता दिया उनको, भाई इस गवर्नमेंट की स्कीम है, गुजर बकरवाल को स्कॉलरशिप देंगे। बोला पहाड़ियों क्या नहीं देंगे, तो हमने कहा यार ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा तो है नहीं। बहरहाल 1-2 बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त इसरार किया, रोने तक नौबत आ गई, रोने भी लग गए, बच्चे होते हैं। तो फिर मैं और अब्दुल रशीद कुरैशी साहब, हम एक ही स्कूल में उस वक्त ड्यूटी थे, तो हमने क्या किया कि रुपये 10-10, 20-20 करके, ये 1976 की बात है, 10-20 करके जमा किए। उन बच्चों को तो हमने चुप करा दिया, लेकिन बात हमारे जहन में पड़ गई कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, गवर्नमेंट ने ऐसा किया, मतलब क्योंकि हम वहीं कलमदीन रहता है, वहीं सफदर अली रहता है ना। अब कलमदीन घर में भैंसें 2-3 भी हैं, गाय भी है, सब कुछ है, लेकिन सफदर अली बेचारा गरीब है। मिलना तो गरीब को चाहिए था, तो ये कलमदीन को कैसे मिल गया है ना। ये चीज़ बेंच हो गई हमें। तो अब हम करते भी क्या, हम तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो खैर हमने बात को जहन में रख लिया। तो हम 2 ने उस वक़्त, अब आज के लोग कहते हैं कि नहीं जी ये पुलिस से बात स्टार्ट हुई, ये पीर पंजाब से हुई, ये वहाँ से हुई, लेकिन फैक्ट यही है।
फैक्ट यही है कि यहाँ से बात बात यहीं से स्कॉलरशिप स्टार्ट से हुई। शुरू हुई। हम ही दो से स्टार्ट हुई और स्कॉलरशिप से स्टार्ट हुई। मेन ये था कि जो स्कॉलरशिप का इशू ना होता तो शायद ये बात कभी उठती भी नहीं, तो शायद ये बात कभी आगे भी ना जाती, आगे भी नहीं जाती। तो फिर हमने क्या किया कि मुझे अभी भी याद है कि हम वहाँ से आए, हम बातें करते करते हम दोनों आगे, हमने कहा यार इसका क्या हाल निकालेंगे हम, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ कंडी में हमारे एक उस्ताद थे, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, आलम कुरैशी, आलम कुरैशी। तो वो ऐसे तफरीन तौर पे, है ना, साल में एक आध ड्रामा हम दे देते थे, लेकिन पहाड़ी भी नहीं देते थे, उर्दू में देते थे। ऐसे मतलब एक क्लब रखा हुआ था, नाम उस क्लब का शाहीन क्लब नाम रखा हुआ था। तो हालांकि गैदरिंग शहरिंग नहीं करते थे हम, कभी साल में एक बार एंटरटेनमेंट के लिए लोगों की रख लेते थे। तो हम आए, हमने उनसे बात की कि भाई मसला ये बन गया, अब इसमें क्या करेंगे हम। तो उन्होंने कहा यार और तो कोई तरीका हमारे पास है नहीं है, चलो इसको हम ड्रामाई अंदाज में पेश करते हैं लोगों के सामने। यही मैसेज गवर्नमेंट तक भी जाएगी कि भाई हमने तो इनको दिया, इनको क्यों छोड़ दिया। जी, यही फिर वो सबसे बड़ी वजह थी जब आपने पहाड़ी ड्रामे शुरू किया। हाँ, तो वहाँ से हमने क्या किया कि डायलॉग तौर पे, ये नहीं कि उस कोई लिखे हो गया था, कुछ भी नहीं था, ये हकीकत है। डायलॉग तौर पे मसलन एक ने एक बात कह दी, दूसरे ने दूसरी कह दी, तीसरे ने तीसरी कह दी, तो एक ड्रामे का खाका बन गया। उसका नाम रख दिया हमने करीमा। मेन किरदार जो था उसमें करीमा था, तो करीमा उसका नाम रख दिया। तो पार्ट्स जब यानी किरदार जब हमने बांट दिए, तो बांटने के बाद अब हमारे पास उसके लिए ये था कि भाई आज अगर मैं एक डायलॉग बोल देता हूँ, कल हो सकता है मुझे ये डायलॉग भूल भी जाए। बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ, तो उसके लिए मुझे इन्होंने कहा कि जी आप इसको लिख दो। तो मैंने वो सिकेट उस वक्त लिख दिया। तो वहाँ से मेरी इब्तिदा हो गई ड्रामा लिखने की। तो ये वही वजह थी जब ये वही हालात थे जिन हालातों में आपने सबसे पहले पहाड़ी ड्रामा लिखा। हाँ, और यही ड्रामा मैं चूंकि मैंने खुद प्ले किया, उसमें किरदार मेरा भी था, उसमें बाकी लोग भी थे। वो ड्रामा जो था अवेयरनेस के लिए, यानी लोगों को ये सुनाने के लिए, समझाने के लिए कि भाई पहाड़ी ज़बान भी एक चीज़ है, एक ज़बान है जिसको गवर्नमेंट मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लेकिन हम लोग पंजाबी बोलते हैं जी हमारे साथ नहीं है, गोजरी बोलते हैं हमारे साथ नहीं है, तब तक हमें चौकीबाल से आगे वाले लोग सब गुजरी बोलते थे। शायद आज भी बोलते हैं। हाँ, आज भी नहीं है, लेकिन आज कम से कम तकरीबन मेरे है 80% आज वाकफियत हो चुकी है लोगों को। पंजाबियों को पता लग गया है, कश्मीरियों को पता लग गया है, सबको पता लग गया है कि पहाड़ी है, पहाड़ी जुबान एक जुबान है, पहाड़ी लोग। हाँ, इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 84 में यानी 84 में हमने एक ड्रामा प्ले किया, यही करीमा ड्रामा हमने प्ले किया था, किसमें, टैगोर हॉल में, श्रीनगर में। उस वक़्त चीफ मिनिस्टर थे गुलाम अहमद शाह साहब जी। तो गुलाम अहमद शाह साहब ने जब वो ड्रामा हमारा देखा जी। और फिर हमारा वो तराना सुना कि असी खावां दुध मिलाइयां, असी पालां मंजियां गाइयां, है ना, तो वो पूरी मतलब अक्कासी उसने अपने जहन में रखी। और फिर बाद में उसने अपनी तकरीर में कहा यार आज तक मैं इन लोगों को गुजर समझता था जी, है ना। हमने शहीद डॉक्टर शहीद साहब नसीर साहब थे, डॉक्टर नसीर साहब को मैं नसीर गुजर बोलता था, मौलाना शहीद साहब थे उनको शहीद गुजर बोलता था। यानी इन लोगों को सबको हमने गुजर ट्रीट किया हुआ था। आज पता लगा कि पहाड़ी कौम भी एक मार्शल कौम है और है जी। मतलब तब तक पहाड़ी ऐसी कोई कम्युनिटी है ये लोगों को पता ही नहीं था, ना किसी को पता नहीं था। फिर हमने ये ड्रामा लेकर पूरी करना में 21 गांव में हमने ये ड्रामा प्ले किया जी। 21, हाँ 21 गांव में, 21 गांव, हाँ। और स्टेज प्ले भी बनाया इसी का और नुक्कड़ नाटक भी इसी का बना लिया जी। जहाँ कहीं भी हमें वो मतलब कोई स्टेज मिलता था, खड़े हो जाते थे, वो शुरू हो जाता था हमारा ड्रामा। तो इस तरह से करके हमें लोगों को समझाने के लिए फिर हम ऊड़ी चले गए, फिर गांधरबल चले गए, फिर इवन राजौरी पुलिस भी गए हम, वहाँ भी हमने ये प्ले किए ये ड्रामे। तो इस तरह से लोगों में हमने ये अवेयरनेस लाई कि हमारे साथ ये अन्याय कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। फिर सबको समझ आए कि हाँ भाई पहाड़ी अलग हैं, गुजर अलग हैं। बिल्कुल, तब तक उन्हें लगता था एक ही है। हाँ, डोगरे हो गए, पंजाबी हो गए, कश्मीरी हो गए, बाकी सब लोगों को पता लगा था ये सब गुजर हैं। जी।
फिर जब गुजर भाइयों ने भी हमें धक्का दे दिया, जी अगर बुरा ना लगे उनको मैं ये कहूँगा, उन्होंने भी धक्का दे दिया, अलग कर लिया ना, उनकी भी गुजर कम्युनिटी की जो कौमें थी उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली थी, उसमें लोन तो आ नहीं रहा था, मीर तो आ नहीं रहा था, शेख भी नहीं आ रहा था, मतलब ऐसी कौमें जो थी हमारी अलग कर दी थी। तो फिर जाके हमारी ये जंग स्टार्ट होगी कि भाई हम पहाड़ियों को भी कुछ मिलना चाहिए। फिर बाद में आपने खुद रिजल्ट भी देखा कि अल्लाह के फजल से हमारा पहाड़ी बोर्ड भी बन गया। फिर हमारी पहाड़ी बोर्ड की वजह से बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलने लगा। फिर ऐसा वक्त भी आया कि 18 करोड़ रुपया रियासती गवर्नमेंट आज किसको दे रही है, पहाड़ी बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है। सर जैसे अभी आपने एक जिक्र किया पहाड़ी ड्रामा जो आप स्टेज पे, सर आप मुझे ये बताओ क्या आपने कभी स्टेज पे ड्रामा किया है? और इसके अलावा मुझे ये बताइए, आपने एक चीज बोली नुक्कड़ नाटक, हाँ। वो क्या होता है? वो आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं। देखिए, एक होता है स्टेज ड्रामा जी। स्टेज ड्रामा होता है, उसको वन एक्ट प्ले कहते हैं जी। यानी वो एक कहानी होती है जी। उसमें आपने रोल किया है? हाँ हाँ, रोल भी किए और हमने यहाँ कितने स्टेजों पे दिया। यहाँ शक्ति विजय सिनेमा होता था, आज तो वो उठा दिया है आर्मी वालों ने, वहाँ वो मतलब कैंटीन वगैरह डाल दी है, वो बिल्डिंग ही ख़त्म कर दी थी, लेकिन वहाँ सिनेमा हॉल था। उस सिनेमा हॉल में हमने कई ड्रामे दिए हैं, वो यही वन एक्ट प्ले। फिर उसके बाद हमने ये जो करीमन ड्रामा था, इसके लिए बाज़ाब्ता हम स्टेज पर बैठ करते थे, बाज़ाब्ता पर्दा होता था, सीन होते थे बिल्कुल मतलब उस तरीके से। तो ड्रामा जो जिसको हम ड्रामा बोलेंगे वो हमेशा वन एक्ट प्ले होता है और वो हमेशा होता है स्टेज पे, उसको स्टेज शो कहते हैं। स्टेज शो कहते हैं। नुक्कड़ नाटक जो होता है, फर्ज करते हैं मुझे आपको इम्प्रेस करना है, उसके लिए मुझे स्टेज की जरूरत नहीं है, 3-4 आर्टिस्ट मिलेंगे, टंगदार बाजार में खड़े हो जाएंगे, ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा। उसको कहते हैं नुक्कड़ नाटक, यानी थिएटर, मतलब उस एक छोटा मोटा थिएटर होता है वो। उसके लिए हमें स्टेज की जरूरत नहीं है, कोई स्टेज की जरूरत नहीं है, बस जहाँ खड़े हो जाएंगे, डुगडुगी बजा दी, इकट्ठा कर दिया उनको जिससे मदारी करता है, उसके बाद फिर अपना वो इज़हार कर दिया भाई क्या है क्या नहीं है, वो बनी बनाई मतलब 2-4 आदमी 3 आदमी की होती है, उसमें कोई मेकअप की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इन ओरिजिनल जो है सो ऐसे फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है ना, उसमें कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, उसको नुक्कड़ नाटक बोलते हैं। जी सर, आपने पहाड़ी ड्रामे को कहाँ तक चलाया है? देखिए, जहाँ तक पहाड़ी ड्रामे को चलाने का ताल्लुक है जी, वो मैंने नहीं चलाया है, वो मेरे साथियों ने चलाया है। आपकी टीम वो का मेरी टीम ने चलाया है वो, है ना। लेकिन ड्रामे, एक बात रही है कि मैंने हमेशा हालात को देख के ड्रामा लिखा है जी। अगर करप्शन ज़्यादा हो गई तो ड्रामा लिख दिया, ड्रग्स पे मैंने ड्रामे लिख दिए, मसलन ड्रग्स का आम चर्चा हो गया, बच्चे बर्बाद होने लगे, कौम बर्बाद होने लगी, तो उस पे मैंने ड्रामे लिख दिए। मतलब सफ़ेद नाग एक मैंने ड्रामा लिखा हुआ है जी, सफ़ेद नाग। हाँ, फिर एक काला नाग भी एक ड्रामा लिखा हुआ है मैंने जी। तो उसमें मैंने दिखाया है कि भाई ड्रग्स से क्या मतलब नुकसान होता है ना, काफ़ी अवेयरनेस उसमें लोगों को आई। वो भी एक छोटा मोटा ड्रामा है ना, जो प्ले भी हो चुके हैं। इसी तरह के हालात जूं बनते गए, है ना। मतलब एक मेरा ड्रामा है दुखते ज़ख्म। मुजफ्फराबाद में हम गए हुए थे परमिशन पर, तो वहाँ हमने एक लड़के की कहानी सुनी, है ना, जो हमारे गांव से ताल्लुक़ रखता था, जो माँ के पेट में था तो बॉर्डर लग गई, तभी आपने उसका नाम दुखते ज़ख्म रख दिया। दुखते ज़ख्म, हाँ। तो वो बच्चा पार फंस गया, उसने बाप को नहीं देखा, बाप ने बेटे को नहीं देखा, है ना। तो 70 साल का अरसा गुजर चुका था जब उसने हमारे साथ ये कहानी की कि जी मैं फलाने का बेटा हूँ, इस तरह मैं अभी पेट में था, बॉर्डर लगी, मैंने आज तक बाप को नहीं देखा है, मुझे कोई पता नहीं है, नाम सुना है मेरे बाप का, ये नाम था, ये था, ये था। ये उसके दिल की ख्वाहिश थी कि वो अपने पापा से मिले। हाँ, जब उसने वो कहानी सुनाई हमें, तो कहानी सुनाने के बाद हमारे मतलब मेरे ज़हन में एक चीज़ पड़ गई कि भाई देखो कितना बड़ा मतलब होता है, मतलब दुख जैसा होता है, इंसान को महसूस होता है कि ये बॉर्डर जो है, ये खूनी लकीर जो है, ये अगर ना होती
تو شاید وہ اپنے تو کتنا اچھا والد ہوتا, کے ساتھ وہ اپنے والد کے ساتھ اس کی پرورش میں پلا ہوتا. صحیح بات, پھر اس اس نے کو پیار ملا ہوتا. ہاں, اس نے وہ کہانی کی مجھے نانے نے پالا, پھر نانے کے گھر, اس کو نانے کے گھر میں بچہ نہیں تھا, میری ماں کو اس نے رکھا ہوا تھا گھر داماد. لیکن جب اس کے گھر میں بچہ ہو گیا, میرے نانے کا مر گیا, میرا ماما پیدا ہو گیا, تو میری ویلیو کم ہو گئی. پھر مجبوراً میری ماں کو شادی کر کے دوسرے خاوند کے گھر میں جانا پڑا, ہے نا. تو وہاں پہ اس نے جو نکاح میں اس کا 1 کنال زمین لے لی تھی, وہ اس نے مجھے دے دی کہ بیٹا اس میں مکان بناؤ, اس میں آپ رہو. حالانکہ میرے باپ کی زمین بھی ہوگی, گھر ہوگا, سب کچھ ہوگا. تبھی آپ نے ماں کے اوپر بہت اچھی اچھی شاعریاں بھی لکھی ہیں. ہاں ہاں, تبھی تو یہ تختے زخم جو تھا یہ میں نے اسی پہ مطلب بنا دیا تھا. پھر ہوا بھی ایسے ہی ڈرامہ, مطلب اسی پہ ہوا. جب وہ لڑکا آیا باپ کو ملنے کے لیے ویزے پر, تو باپ مر چکا تھا. پھر اس کی قبر پہ بیٹھ کے اس نے رویا کہ مطلب زندے میں مت دیکھ سکا اس کو. تو یہ بات ہی, مطلب اسی طرح سے حالات کو دیکھ کے میں نے جب بھی کوئی ڈرامہ لکھا ہے وہ حالات کو دیکھ کے لکھا ہے. جیندہ ڈرامہ میں نے لکھا, ایک پرانی کہانی ہے نا, راجہ شیر احمد خان کے وقت کی. یہ میں نے بھی کہانی سنی ہے. ہاں, تو اس پہ میں نے ایک ڈرامہ بنایا جو ٹیگور ہال میں پلے ہوا, ہے نا. پھر اس طرح بلند خان ایک ڈرامہ تھا. پھر اس طرح دور خواب کئی جگہ پہ پلے ہو گیا وہ ڈرامہ, ہے نا. مثلا کوئی بچہ ہے, مطلب یہاں پہ ہوا ایسا, ایک لڑکا, ایک شخص نے اپنی زمین بیچی. زمین بیچنے کے بعد اپنے بیٹے کو مطلب پڑھایا, ڈاکٹر بنایا. ڈاکٹر نے وہاں شادی کر لی, مڑ کے نہیں آیا, سری نگر میں شادی کر لی, وہیں بیٹھ گیا. پھر جب باپ یہاں ترستا ہے, بھائی اگر مجھے آتا, مجھے پوچھتا, ہے نا, میں بیمار ہوں. پھر جب بیمار کو لے کر وہاں جاتے ہیں تو اس کو اندر نہیں داخل ہونے دیتے ہیں. اس ڈاکٹر کی بیوی جو ہوتی ہے, مطلب بہو اس کی, وہ اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی ہے. تو پھر جناب علی وہ بیچارہ پھر اس طرح سے اسی بیماری, اس حالت میں مر جاتا ہے. اور اس کو یہ غم رہتا ہے کہ میں نے جس بیٹے کو پڑھایا لکھایا, مجھے اس کے ساتھ رہنے وہ جو خواب اس کا تھا کہ بھائی میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, پھر اس کے بعد میری سیوا ہوگی, میری خدمت ہوگی, سماج میں عزت ہوگی, مجھے بھی عزت ملے گی. کیونکہ آج دیکھو نا کتنے لڑکے مثلا نیٹ میں سلیکٹ ہو رہے ہیں, ہو رہے ہیں نا. اب ماں باپ کی اتنی امید ہوتی ہے کہ بھائی میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا, میری عزت بن گئی, ہے نا. پھر یہ میری, اب جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ میری سیوا کرے گی, یہ میری خدمت. اگر بیٹا بعد میں شادی وہاں کر لے, ہے نا, کسی ڈاکٹرنی سے کر لے شادی, پھر ڈاکٹرنی بھی مطلب جھکنے والی بات تو اس کی نہ ہو, تو سسر کو پہچانے ہی نا, نہیں جی یہ گاؤں کا کرستو ہے, اس کی بدبو آ رہی ہے, ایسے یہ ہے وہ ہے. تو لڑکا بھی کہے ہاں اب آپ کو نہیں آنا چاہیے ادھر. صحیح بات, تب انسان کو زیادہ دکھ لگتا ہے. تو پھر ڈرامہ بن نہیں ہے اس کا ڈرامہ بنتا ہے. تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ زندگی ایک ہے ہی ہے نام ڈرامے کا. تو اس کا کون سا سین کب کیسے پیش ہو جائے کوئی پتہ نہیں, یہ کوئی انسان نہیں بتا سکتا. جی ہاں بالکل. تو اس طرح کے ڈرامے لکھنے کی ابتدا میری ایسی ہوئی ہے کہ میں نے حالات کو دیکھ کے ہمیشہ ڈرامے لکھے ہیں. جی سر, اردو ڈرامے میں اور پہاڑی ڈرامے میں کیا فرق ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, اردو ڈرامے میں اور پہاڑی ڈرامے میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی خاص فرق نہیں ہے. البتہ اردو جو ہے یہ ایک واسٹ لینگویج ہے, اور ہندوستان کے کونے کونے میں, ہندوستان پاکستان کے کونے کونے میں یہ بولی جاتی ہے. اس کو جس وقت اس کی ارتقاء ہوئی, جس وقت مطلب اس کی ابتدا ہوئی, اس وقت اس کا نام رکھا تھا انہوں نے لشکری زبان. اردو کا نام اس وقت لشکری زبان انہوں نے رکھا ہوا تھا. لشکری زبان سے مراد یہ تھی, سپوز فوج میں لوگ آتے ہیں, کوئی بنگالی ہے, کوئی مدراسی ہے, کوئی کون ہے نا, مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کی ایک زبان ہے, وہ ہے اردو. بالکل سر, ٹھیک ہے نا. تو اردو میں سب لوگ وہ بات کرتے ہیں, اگر کوئی جانتا نہ بھی ہوگا دوسرے سے سیکھ لے گا. اردو اس لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات آسانی سے سمجھ جائیں, تاکہ ہم کسی بھی اسٹیٹ میں. ہاں, تو وہ مطلب اردو میں ڈرامہ جو ہے اس کی ابتدا بڑے بڑے اسکالروں نے کی ہے, بڑے بڑے مطلب اس نے کی ہے, رائٹروں نے کی ہے, ان کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک پہاڑی ڈرامے کا تعلق ہے, پہاڑی ڈرامہ ایک محدود لمیٹڈ کلچر ہے ہمارا. تو اس لمیٹڈ یعنی محدود کلچر میں ہم نے
ड्रामा जो भी हमारा होगा। और देखिए मेरे ड्रामे में एक बात और भी है, मैंने आपको पहले कहा कि मैंने जो ड्रामा भी लिखा है वो उस हालात को देख के लिखा है। हालात को देख के लिखा आपने। दूसरा किसको देख के लिखा है? दूसरा मैंने अपने आर्टिस्टों को देख के लिखा है, अपने क्लब को देख के लिखा है जी। कि मुझे पता है लेडी रोल हमारे पास नहीं है। बिल्कुल सर। मतलब लेडी कोई हमारे साथ काम नहीं कर रही थी। बिल्कुल उस टाइम ये बड़ा हाँ, उस टाइम बड़ा मुश्किल था। आज तो हमारा कल्चर तस्लीम ही नहीं का। आज तो अल्लाह के फजल है, आज लेडीज भी सामने आ गई हैं। आज अगर किसी लेडी को हम हायर भी करेंगे या देंगे, वो आज आसानी से रोल करेगी जी। लेकिन उस वक्त लेडी तो लेडी रही, हमें नहीं करने देते थे जी हाँ, तब मुश्किल था। हम पर भी पथराव हुए और बाद में लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भाई आप लोगों ने ये जो कुर्बानी दी है, उस वक्त हम आपको ड्रामे हम सोचते थे ये भांड है ना, भांडों को मारो, पथराव कराते थे, कुछ कराते थे ना। लेकिन जब हमारा इन्होंने देखा कि भाई हमने रियासती कल्चरल अकेडमी से भी जगह ले ली, हमने रेडियो में भी जगह ले ली, हमने टीवी में भी जगह ले ली है ना, फिर लोगों को पता लगा कि भाई ये ड्रामे किस लिए करते थे, क्यों करते थे, उनकी अहमियत उन्हें बाद में समझ। हाँ, तो वो उस लिहाज से मैं आपको ये गुजारिश कर रहा था कि भाई मेरे ड्रामे में ये फ़र्क था कि मैं अपने आर्टिस्टों को देख के, मुझे पता था लेडी रोल तो हमारे पास है नहीं है। अब अगर लेडी रोल करेगा भी कोई लड़का करेगा तो लड़का उतनी डायलॉग बोल सकता है जितनी उसकी जुबान चलेगी। बिल्कुल ठीक है ना। लड़की की आवाज निकालना मुश्किल है। तो ओरिजिनली तौर पे मसलन अगर लड़की फ्लो में मसलन जैसे आप मेरे से बात कर रही हैं, सामने पता लग रहा है ये लेडी है बिल्कुल है ना। अगर इसके बदले में अगर लेडी वॉइस में कोई लड़का बात करेगा, इतनी बातें इतनी खोलकर मुझसे नहीं कर सकेगा। इसलिए वो लड़की की तरह पहन सकता है, मेकअप कर सकता है, लेकिन आवाज नहीं निकाल सकता। तो इसलिए कुछ लड़के थे हमारे पास लेडी वॉइस, हाँ, जो लेडी वॉइस में बात करते थे। उस लिहाज से मुझे बड़ा महदूद तरीके से ये काम करना होता था। मतलब जो भी ड्रामा में लिखता था उसमें ये देखता था कि मेरा स्टेज जो है, हमारा अपना क्लब जो है, ये किस हद तक इसको बेयर कर सकेगा, मेकअप सामान किस तरह बेयर कर सकेगा, वो चीज़ें किस तरह। तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब इसको महदूद रखता था, है ना। मेरा कोई भी ड्रामा होगा तो वो ये होगा कि आम आदमी, कोई भी आदमी मतलब किसी वक्त भी प्ले कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उर्दू ड्रामे जो हैं ये समझ लो ये बहुत मतलब डेवलप्ड हैं, मतलब आगे निकले हुए ताज़ीब याफ्ता ड्रामे हैं और आगे निकले हुए ड्रामे काफ़ी हद तक। मतलब वो किसी अकबर बादशाह की कहानी को भी दोहरा के एक ड्रामा बना सकते हैं, सैफ अल मालूक को बना सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास इस कदर कस्ट्यूम्स भी होते हैं और इस कदर बड़े मतलब तगड़े क्लब हैं, ऐसे क्लब हैं जो करोड़ों में आर्टिस्ट हो गए है ना। हाँ, तो इस तरह से तो हमें वो उतना एक्सपोजर हमारे पहाड़ी ड्रामे को नहीं मिल सका जितना मिलना चाहिए था। अगर मिलता तो शायद और आगे मिलता, अगर तो शायद मेरे लिखने में भी फर्क आ जाता, मैं भी और आगे बढ़ जाता, मैं भी किसी कहानी को डेवलप कर लेता, जैसे मैंने जींदे को किया, जैसे मैंने कैंची को किया। ये हमारी पहाड़ी मतलब वाक़े थे जिनको मैंने ड्रामाई अंदाज में पेश किया। तो इस तरह से हम भी बड़ी बड़ी कहानियाँ लिख सकते थे, ड्रामाई अंदाज में पेश कर सकते थे या सीरियल वाइज पेश कर सकते। उतना एक्सपोजर हमारे पास ना रेडियो पर था ना टीवी पर था। तो इसलिए वो अलबत्ता ये है कि हमने हर स्टेज पे मतलब हर मौजू पे ड्रामा लिखा। जी सर, जैसे ड्रामों की बात चल रही है तो मेरा आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने आज तक कितने ड्रामे लिखे हैं? कुछ ड्रामे मेरे ज़ाया भी हो गए हैं, लेकिन लगभग मेरी एक किताब है कहानी कारकर्दी। हाँ, वो नशर भी हो चुकी है, आज मतलब अवेलेबल है, बाज़ार में भी आपको मिलेगी, मेरे पास भी मतलब मिलेगी, कल्चरल अकेडमी से मिलेगी आपको। एक किताब मेरी नई आ रही है, कच्चा गोश्त। ये लगभग 20-22 ड्रामे उसमें भी आ रहे हैं, 20-22 ड्रामे इसमें भी हैं। कौन सी कहानी कारकर्दी। इसके अलावा भी लगभग मेरा टारगेट है कि तकरीबन 150 से ऊपर ड्रामे मैंने लिखे हैं। जी, आपने 150 ड्रामे लिखे। हाँ, जिसमें छोटे नाटक भी हैं, वो मैंने मतलब वो मेरे रिजर्व नहीं कर सका। सपोज किसी स्कूल वालों ने मुझसे लिखा लिया जी एक स्केच छोटा सा, मैं 10 मिनट का दे दो, दे दिया, 20 मिनट का दे दो, दे दिया, आधे घंटे का दे दो, दे दिया, है ना। तो आधे घंटे से नीचे जो होते हैं ये छोटे स्केट होते हैं,
ہے نا. تو اس کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ ڈرامہ ہی بن جاتا ہے وہ. تو اس طرح سے لگ بھگ 150-200 سے اوپر کے ڈرامے میں نے دیکھے آج تک. جی سر، آپ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، جو آج ہمارے رائٹرز ہیں، ہماری ینگ جنریشن ہے یا آنے والی اور بھی نیو جنریشن ہے، ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ سلمہ جی، ہر بزرگ جو ہوتا ہے، جی باپ ہو، دادا ہو، کوئی بھی ہو، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پراپرٹی جو ہے یہ اپنے بچوں میں شفٹ کر دوں. جی سر. ہے نا. مطلب جو چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں وہ چاہتا ہے کہ میری پراپرٹی میں سے یہ چیزیں میرے بچوں کو جانی چاہیے. بحیثیت بزرگ، بحیثیت استاد جی یا سینئر سٹیزن، آرٹسٹ. ایک بحیثیت آرٹسٹ، جی میں آج کے نوجوان سے یہ گزارش کروں گا. دیکھیے، ہماری وہ محنتیں جو تھیں وہ رنگ لائیں. جی اللہ نے کیا، آپ کو ایس ٹی بھی مل گیا، جی ریڈیو پروگرام بھی مل گئے، ٹی وی پروگرام بھی مل گئے. ریاستی کلچرل اکیڈمی میں اس وقت لاکھوں میں کتابیں ہیں ہمارے پاس، اور اللہ کے فضل سے قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہوا ہے پہاڑی میں. اس طرح سے باقی چیزیں ہوئی. یہ سب چیزیں جو تھیں یہ کچھ لوگوں کی نہیں، میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی محنت ہے جن لوگوں نے مطلب اس میں کام کیا ہے نا. آج کا نوجوان، میں حیران ہوتا ہوں. غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں اس وقت پہاڑی شعبہ کھلا ہوا ہے. جی وہاں ریسرچ ہو رہی ہے. وہاں سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، رشید قریشی صاحب کے پاس آتے ہیں، حیدر ندیم صاحب کے پاس آتے ہیں، جو بھی رائٹر ہیں ہم پرانے، ہم لوگوں سے مطلب وہ شکشا لیتے ہیں. ہمیں پوچھتے ہیں، جی مجھے پوچھتے ہیں آپ نے ڈرامہ کیسے لکھا، جس طرح آپ نے انٹرویو کیا اس طرح سے وہ بھی لیتے ہیں. پھر اس پر وہ ریسرچ کر کے ڈرامہ لکھتے ہیں، یا ریسرچ کر کے مقالہ لکھتے ہیں، یا مطلب شاعری وغیرہ لکھتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آج کا نوجوان اس پہاڑی زبان کو ہم ان کے پاس اب شفٹ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں ان کو بطور امانت. ہم ان کو پیش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ بجائے اس کے کہ اپنے موبائل پہ فحاشات، لغویات چیزیں دیکھتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، ہے نا، یا اور کچھ ایسی لغویات چیزیں دیکھتے ہو، کیوں نہ آپ اپنی پہاڑی میں مطلب پہاڑی کی چیزیں دیکھو، پہاڑی میں ڈرامہ پڑھنے کی کوشش کرو، پہاڑی میں مقالہ پڑھنے کی کوشش کرو، پہاڑی میں شاعری لکھنے کی کوشش کرو. کیونکہ اس وقت اگر یہ لوگ سمجھیں اس بات کو، آپ نے دیکھا ہوگا ایک آرٹسٹ ہے امریکہ میں، اس نے بالو مائیا بولا ایک سٹیج پہ. میرپور کا ہے وہ، پاکستان میرپور کا. جناب علی، مطلب حالانکہ ان لوگوں انگریزوں میں سمجھ آئی بالو مائیا کیا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. گایا اس نے مائیا، لیکن مائیا اس ٹیون میں گایا، اس طرح سے گایا کہ لاکھوں لوگوں نے اس کو کیا کیا، خالی اس کی ٹیون سن کر مطلب سمجھ گئے کہ بھائی یہ کیا بول رہا ہے، یا یہ کلچر کیا ہے. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جس حد تک بھی ہو سکے، اگر آپ عزت چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارا کوئی وقار بنے، تو گردن اونچی کر کے کہو کہ ہم پہاڑی ہیں. اس میں شرم نہیں، فخر کی بات ہے. اس میں فخر کی بات سمجھنی چاہیے. دیکھیے، میں اس میں ایک بات آپ کو بتاؤں. یہاں عبد الرحمن بڑھانا تھا، ایک بات، یہ 84 کی بات ہے، یہ MLC تھا. تو سب لوگوں نے تقریریں کی. تو اب نان پہاڑی جو تھے انہوں نے اس میں کی، اردو میں تقریر کی. تو اس نے بھی اردو میں شروع کر دی تقریر کرنی. اب چونکہ وہ کرنا کا رہنے والا تھا، تو آگے والے لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ بھائی آپ جی پہاڑی میں تقریر کرو. تو اس نے کہا کہ میں یا اردو میں تقریر کروں گا یا میں اپنی گوجری زبان میں کروں گا، میں پہاڑی میں نہیں کروں گا. تو ہم نے شور مچایا، بھائی آپ پہاڑی جانتے ہو، آپ پہاڑی کرتے ہو، تو آپ کیوں نہیں کرو گے. تو اس نے کہا بھائی میں اپنی ماں کو اپنی ماں کہوں گا، میں دوسری کی ماں کو اپنی ماں نہیں کہہ سکتا، ہے نا. یہ ایک میسیج تھا قوم کے لیے. اور آپ یقین مانو کہ اس کے بعد آپ کے پاس گجر کمیونٹی کا کوئی بھی بھائی آپ سے بات کرے گا، وہ گجری میں بات کرتا ہے. بالکل، میں نے دیکھا بہت بڑے بڑے آفیسرز ہیں، تو وہ اپنی لینگویج کا استعمال کرتے ہیں. بالکل. تو
मतलब बड़े फख्र से, और उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती है कि भाई हम पहाड़ी में बात करें, मतलब गोजरी में क्यों करें बात। बिल्कुल नहीं। और हम पहाड़ी सोचते हैं कि और हम पहाड़ी सोचते हैं कि नहीं जी क्या बताइए, हमें हेट ना कर दे, मतलब ये मतलब अपने आप को कि कमतर अपने वो कहते हैं एहसास कमतरी के शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, पर ऐसा नहीं है। मुझे लगता है हाँ। जब आप अपनी जुबान में बात करते हो हाँ। तो लोग आपकी इज्जत ज्यादा करते हैं, ज्यादा करते क्योंकि आप कश्मीरी अगर कहीं पे भी जाएगा तो आप वहाँ पे देखो अपने बच्चों को शुरू से सिखाते हैं कि कश्मीरी हमारी लैंग्वेज है, ये हमें आनी चाहिए। देखिए 1990 में पंडित लोग शिफ्ट हो गए जम्मू में, कोई बाहर गए कोई जम्मू में गए। आप आज भी मोबाइल पे मीडिया पे आप देखते हो वो कश्मीरी लड़कियां, वो हमारी बच्चियां हमारी बहनें है ना, बिल्कुल जनाब अली कश्मीरी लोकगीत गाती हैं, बिल्कुल गाती हैं, कश्मीरी नाच करती हैं, कश्मीरी फंक्शन होते हैं उनके, जो भी फंक्शन होते हैं उसमें कश्मीरी गाने गाती हैं। हालांकि कम से कम उनको हो 34-35 साल हो गए यहाँ से गए हुए, और जो बच्चे नए पैदा होने वाले हैं उनको क्या पता है कश्मीर कौन क्या है, श्रीनगर क्या है या बारामूला क्या है ना। लेकिन उन लोगों ने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। हम लोग एक ही दिन मतलब एक साल के लिए हम श्रीनगर जाते हैं, दूसरे साल उनके बच्चे जो हैं उर्दू में बात करते हैं, बड़े फख्र से हम कहते हैं ये मैं बच्चा पहाड़ी नहीं जानता जी, उर्दू जानता है। ये मैसेज मैं दे रहा हूँ सब बच्चों को, आज के नौजवान को, कि भाई हम आपको बतौर विरसा ये चीज़ छोड़ के जा रहे हैं, आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि अब इसको आगे चलाना। दूसरा रशीद लोन पैदा कर दो, दूसरा रशीद कुरैशी पैदा कर दो, दूसरा हैदर नदीम पैदा कर दो, वो लोग पैदा कर लो जिन लोगों ने फाके काट कर है ना अपनी घर के मतलब दौलत लगा कर इस ज़ुबान को उस हद तक पहुंचाया कि आज ये ज़ुबान यूनिवर्सिटी में बोल रही है। जी हाँ, आज ये ज़ुबान रेडियो पे बोल रही है, टीवी पे बोल रही है, बड़े बड़े स्टेजों पे बोल रही है ना। तो लिहाजा यहाँ से भी आगे इसमें कुर्बानी लगती है। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आए, आपने हमें ड्रामे के बारे में बताया, हमें गज़ल और शायरी के बारे में बताया, हमसे खुल के बात की, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की बात ही, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मुझे चंद बातें करने का मौका मिल गया, बड़ी बात है। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, मिलूंगी आपसे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।